स्वागत है आपका वापस अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम सेट चैप्टर शुरू किया था एंड सेट का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन प्लीज चेक इट आउट, पार्ट 1 जरूर देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इस चैप्टर के बारे में हम क्या कुछ जान सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट चैप्टर में हम लास्ट पार्ट में हमने वेन डायग्राम्स एंड ऑल देख लिया था। इस पार्ट में हम देखेंगे इसके बेसिक लॉज, that is the laws of algebra of sets. Okay, all right, so first one we are starting with idempotent law. all right, idempotent law हमें कहता क्या है? ये हमें बेसिक सिंपल सी बात जो हमें खुद को भी पता होती है समटाइम्स, कि अगर मैं कहूँ कि a और a का यूनियन, अगर a और a को मिला दिया जाए तो हमारे पास a ही आएगा। कोई ज़्यादा उसमें ये नहीं कि एलिमेंट्स ऊपर नीचे होंगे, वही एलिमेंट्स आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर a और a की इंटरसेक्शन ली जाए, a और a में कॉमन देखा जाए तो वो भी a ही आएगा ना। a और a में तो कॉमन a ही आएगा, उसमें कॉमन और भी क्या सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम खुद भी सोच सकते हैं, जो हमें पता भी हैं, तो ये चीज़ें हमें एक लॉ ने बताई है, वो उसका नाम क्या है? idempotent लॉ। ऑलराइट, idempotent लॉ आपको पता चल गया होगा। a और a का यूनियन हमारे पास क्या होगा? a होगा, और a और a की इंटरसेक्शन क्या होगी? a होगी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लॉ था? idempotent लॉ। नेक्स्ट लॉ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ हमें क्या कहते हैं कि अगर किसी भी सेट की यूनियन हम एम्प्टी सेट से लें, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? 5। अगर एम्प्टी सेट और ए का यूनियन लें तो हमारे पास क्या आएगा? ए ही आएगा। आपको पता ही है कि ये भरा हुआ है, ये खाली है, तो इन दोनों में से आप देखेंगे यूनियन तो ऑफकोर्स आप भरे वाला ही आपका आंसर आ जाएगा। खाली को तो हम क्या ही देखेंगे, राइट। अब यही पे चीज हम अगर देखें, अगर ए और यूनियन करें किसका? इंटरसेक्शन का, मतलब यहाँ पे एक और चीज, एक मिनट साथ में देख लीजिए। अगर ए और 5 की इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा? तो आंसर 5 हो जाएगा। ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बिकॉज ए और खाली सेट में कॉमन क्या है? खाली। क्योंकि ए में भी हम किसी भी सेट में, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर मैं किसी भी सेट का पावर सेट बनाना चाहूँ तो उसमें सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास क्या आता है? 5 आता है, फिर उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स आते हैं। तो 5 तो हर सेट में ही कॉमन है। अगर मैं ए और 5 का इंटरसेक्शन लिखूँ तो हमारे पास आंसर में 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए का यूनियन लूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का यूनियन लूँ किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आ जाएगा? तो आंसर में यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँ किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें सभी सेट्स आ गए। तो जब से सभी सेट्स आ गए उसको मैं देख रहा हूँ ए के साथ, तो सभी सेट्स से आंसर आएगा ना। अगर मैं देखूँ सभी सेट्स में से ए में से कॉमन क्या होगा? तो ए कॉमन होगा, बाकी के सेट तो कॉमन नहीं हो सकते। तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। अगर आपको नहीं भी मतलब इसमें पता थी तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमें क्या बोलते हैं? नेक्स्ट लॉ का हमारे पास नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हमारे पास लॉ है क्या? ये लॉ हमें कहता है कि अगर ए और बी का यूनियन किया जाए तो वही आंसर आएगा जो बी और ए का यूनियन करने से आता है। इट मीन्स हम ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर सेम आएगा। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें इंटरसेक्शन में भी तो भी आंसर सेम आ जाएगा। बेटा इसका ध्यान रखना। आपको लगा कि यार ये मतलब सिंपल सी बात है, हमें पता है, पर ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप जब बड़े हो गए, आप देखेंगे, आप मैथ में फॉर एग्जांपल आगे जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन में आपको एक मतलब मिलेगा एक चैप्टर, या फिर एक मतलब अलग स्ट्रीम मिलेगी जो ग्रुप थ्योरी या सेट थ्योरी के बिहाफ पे बनी होगी। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑर्डर भी हमारे क्या है? डिपेंड करता है। ये बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं अभी आगे जाने पे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह मतलब सिंपल सी चीज़ें, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस लॉज एंड जस्ट गो थ्रू द कोर बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, ऑलराइट, आइडेम्पोटेंट लॉ हमने देख लिए, आइडेंटिटी लॉ हमने देख लिए, कॉम्यूटेटिव लॉ हमने देख लिए। देन फोर्थ लॉ हमारे पास आता है
फोर्थ लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। नाउ एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है कि अगर मान लीजिए आपने दो सेट्स की यूनियन ली और दो सेट्स का यूनियन लेने के बाद अपने आंसर जो आया उसका यूनियन एक थर्ड सेट से लिया, तो इसमें क्या हम ये कर सकते थे कि हम इन दोनों सेट्स का पहले यूनियन ले लेते और फिर उसके बाद तीसरे सेट से मतलब ए से बाद में करते? हाँ, भी कर सकते थे। तो ये हमें एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि अगर आप ये करें चाहे आप ये करें तो आंसर आपका सेम ही आएगा, उसमें कोई भी आपका बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। यही चीज़ आपके पास इंटरसेक्शन के लिए भी सेम है। अगर आप ये करते हैं तो इंटरसेक्शन में भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो बच्चे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपका कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है। ऑल राइट, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन चार लॉज के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन चार लॉज के बाद हमारे पास आएगा मेन लॉज जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखिएगा आप, ये लॉ हमें क्या बोलता है? ये लॉ हमें बोलता है कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसी चीज आती है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको यूनियन को खोल सकते हैं। आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, और बीच में क्या आ जाएगा? बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। मतलब हुआ क्या? ए को हमने बी से यूनियन किया, ए को सी से हमने यूनियन किया और बीच में इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया, जो भी हमारे पास बीच में साइन था। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मेरे पास ऐसे होता कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या बोलता मैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या आ जाता? बीच में आ जाता यूनियन का साइन। तो ये लॉ हमारे पास है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे आप। ऑल राइट, सो नेक्स्ट लॉ हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट लॉ हमारे पास आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ भी काफी जरूरी है, अपने ध्यान से देखना है इसको। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी है और उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है? इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ए यूनियन बी के बाद हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है? इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी डालने से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, हमने किसी भी दो सेट्स के यूनियन किया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या आंसर होगा? तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम खोल सकते हैं। मैं कहूँगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा करना। तो यूनियन का मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आंसर आ गया, राइट। अगर यही मैं करना चाहूँ इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी उसके कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज आंसर। सो दीज आर द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी आपके कोई ज्यादा टफ नहीं थे, बट स्टिल दीज आर इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज और लॉज इन योर प्रीवियस क्वेश्चंस और व्हाटएवर यू वांट टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे। ऑल राइट, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में अपने ध्यान से देखना। सबसे पहला आपका रिजल्ट है कि अगर आपको देखने को मिले कि आपके पास दो सेट्स हैं, दो चीजें हैं, और आपको बोला गया है कि आपने पता करना है कि उन दोनों के होने के चांसेस कितने हैं। उन दोनों के होने के चांसेस आपके पास कितने हैं, या चांसेस की बात करें, या नंबर कितना है, जो भी आपको पूछ रहे हैं, राइट। तो उसका फॉर्मूला अपने ध्यान रखना है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अपने दोनों को अलग अलग करके जोड़ना, फिर उसमें से जो भी उसका कॉमन होगा, यानी कि आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन चीज होगी, आपके कॉमन आने के चांसेस होंगे, तो उसको आपने माइनस कर देना। तो ये आपकी चीज है, ठीक है। अगर बाई चांस, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट है। इफ
in any question it is given that A and B are disjoint sets, ठीक है। अगर आपको ये चीज गिवन है तो क्या करेंगे आप, डिसजॉइंट का मतलब आपको मैंने लास्ट पार्ट में क्या बताया था, याद कीजिए। डिसजॉइंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब इंटरसेक्शन आपके पास क्या होता है, 5 होता है, कहने का मतलब आपके कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। तो जब कोई चीज कॉमन है ही नहीं तो आप यहाँ पे कॉमन वाली चीज को क्या लिख देंगे, 0। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आपको देखिए, आप ये क्या था, फॉर्मूला आपने ऊपर वाला पढ़ा हो और आपको डिसजॉइंट का मतलब ही नहीं पता तो आप वहां पे क्या ही कर लोगे, है ना। तो ये चीज आपको मैटर करती हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ऑल राइट, सो ये तो था 2 चीजों के लिए। अगर आपको मान लीजिए 3 चीजों के लिए आ गए तो आप क्या करेंगे, 3 चीजों के लिए भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, उसमें अपना फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब 3 चीजें आपके पास हैं तो अपने तीनों चीजों में आप देखने हैं। पहले तो आपने अकेले अकेले को प्लस किया, फिर आपने जो इन दोनों चीजों में कॉमन था उसको माइनस किया, फिर जो इन दोनों में कॉमन था उसको माइनस किया, फिर जो इन दोनों में कॉमन था उसको माइनस किया, फिर जो तीनों में प्लस था उसको, मतलब तीनों में कॉमन था उसको आपने प्लस कर दिया। तो ये अपने ए वाले फॉर्मूले ध्यान रखने। तो अगर आपको कभी पता चले कि आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए डिसजॉइंट वाली बात मैंने बता दी है, डिसजॉइंट हुए तो आप क्या करेंगे, ये वाली इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, आप 0 कर देंगे, आपके पास सिर्फ इतना ही बचेगा। तो आप ये मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज मैं बता रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली, राइट, इन एग्जैक्टली 2 of the sets of A, B and C। आपको कहा गया है कि इन तीनों में से एग्जैक्टली 2 की बात करनी है आपने, अपनी 2 से ज्यादा की बात नहीं करनी, एग्जैक्टली 2 की बात करनी है। तो उसके आपको एलिमेंट्स पता करने हैं, तो उसका फॉर्मूला अपने ध्यान रखना है, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी इन फॉर्मूलों को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट वेट एंड वॉच एंड जस्ट go through the basis of this concept, right? All right, n of a intersection b plus n of b intersection c plus n of c intersection a minus 3 times of n a intersection b intersection c। ये आपका फॉर्मूला है जो आपने बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ऑलराइट, इस चीज पे मैं अभी क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपका इसी कंसेप्ट का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ऑलराइट, सो नाउ क्वेश्चन इज, हमें बोला गया है दैट अ कॉलेज, मैं सारा क्वेश्चन आपको लिख देता हूं यहाँ पे, अ कॉलेज अवॉर्डेड $38 medals, आई एम सो सॉरी, इरेज ही हो गया मुझसे, a college awarded 38 medals, किसी कॉलेज ने 38 मेडल्स किसी फंक्शन में दिए, किस चीज में, फुटबॉल में, एंड 15 मेडल इन बास्केटबॉल, और 15 मेडल आपने दिए उस कॉलेज ने बास्केटबॉल में, और 20 मेडल दिए क्रिकेट में। ठीक है, तो 38 दिए फुटबॉल में, 15 दिए बास्केटबॉल में, 20 आपने इसमें दिए क्रिकेट में, जिसमें उनको पता चला कि जो मेंस हैं, राइट, जो मेंस हैं उनको 58 मेडल्स मिले, विच अकाउंट्स टू 58 मेडल्स इन टोटल।
ठीक है। तो 58 मेडल्स, या मैं कहूँ कि 58 मैन को, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में अपने आप से कर रहा हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो उठाई हुई है बट स्टिल फ्रेमिंग में अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे तो क्या है कि आपको कहा गया है कि 38 मेडल्स फुटबॉल में मिले हैं, 15 मेडल्स बास्केटबॉल में मिले हैं, 20 मेडल्स क्रिकेट में मिले हैं, और टोटल जो हैं आदमी लोग हैं वो 58 है, मेडल्स नहीं, टोटल 58 मेडल्स। तो आप काउंट कर ही रहे हो, 38 और 20 50 हो गए, और 58 50 और 15 आपके पास कितने हो रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट जो आदमी लोग हैं वो 58 हैं, सिर्फ 58 आदमियों को ही मेडल्स मिले हैं, ठीक है। और उसमें से हमें पता चलता है कि ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जिसको कि रिपीट हुआ कि उसको फुटबॉल में भी मिल गया और क्रिकेट में भी मिल गया, उसको क्रिकेट में भी मिल गया, उसको बास्केटबॉल में मिल गया। तो ये चीज यहाँ पे है, हमें दिख रही है, क्वेश्चन से समझ आ रही है कि अगर यहाँ पे क्या है कि टोटल मेडल ज्यादा हैं और पर्सन्स कम है, इसका मतलब है कि एक ही पर्सन को 2 या 2 से ज्यादा मेडल्स मिले हैं, राइट। ऑलराइट, तो ये चीज हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं, सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनको तीनों मेडल्स मिले हैं, यानी कि तीनों गेम्स में मेडल्स मिले हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कॉलेज ने 58 लोगों को मेडल्स दिए, जिसमें 38 मेडल्स फुटबॉल के लिए दिए, 15 बास्केटबॉल के लिए दिए, 20 क्रिकेट के लिए दिए, और उसमें बताया गया कि 3 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों गेम्स के लिए मेडल मिला। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ मैन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who received the number of students who received medals in exactly 2 of the sports, in exactly 2 of the sports। कि आपने ये बताना है कि उतने बंदे आप बताएं जिनको सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं, ना ही आपने एक स्पोर्ट की बात करनी है या ना ही आपने 3 स्पोर्ट्स की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको एग्जैक्टली 2-2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, तो वो अपने बताना। तो ये आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला मैंने अभी पिछले स्क्रीन में बताया था, ठीक है। ये आपका ये रहा, ये वाला फॉर्मूला कि आपको बताया था कि एग्जैक्टली जब आप 2 ऑफ द सेट्स की बात करते हो तो उसका फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन सी, और उसमें से आप ये वाली चीज आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये वाली चीज ही आपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो इस चीज में आपने पता चल गया, यहाँ भी हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला ऑब्वियस ही बात है कि जो मैं अभी डिस्कस किया वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पर बात आती है कि हमें इस चीज की वैल्यू तो नहीं पता, हमें 2-2 के इंटरसेक्शन तो नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि 2-2 में जो इंटरसेक्शन है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चलता है कि हाँ, हमें एक और फॉर्मूला पता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अभी देखा था, ये फॉर्मूला था जो हमने पिछली स्लाइड्स में लिखा था भाई, यही फॉर्मूला था ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, 58। अब फुटबॉल में कितने मेडल्स मिले हैं, फुटबॉल में मिले हैं 38। अब क्रिकेट में हमारे सॉरी बास्केटबॉल में कितने मिले हैं, बास्केटबॉल में मिले हैं 15। क्रिकेट में कितने मिले हैं, क्रिकेट में मिले हैं 20। अब यहाँ पे पता चलता है फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने कॉमन है, कुछ नहीं पता, ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं पता। अब बास्केटबॉल और क्रिकेट में कितने कॉमन है, नहीं पता, ठीक है, चलो क्रिकेट और फुटबॉल में कितने कॉमन है, नहीं पता अगेन, तो इसको भी ऐसे छोड़ दो। अब तीनों में कितने कॉमन है वो पता है, तीनों में कितने कॉमन थे, 3 लोग कॉमन थे, तीनों में कितने कॉमन थे, 3 लोग कॉमन थे, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे 58, यहाँ पे 38
और 58 यहाँ पे बन रहे, तो ये तो सिंपली कैंसिल हो गए, ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पे पता चलता है कि 15 और 3 हमारे पास कितने हो गए 18 उधर माइनस में चला गया और ये सारा माइनस इक्वेशन में से कैंसिल हो जाएगा। एंड वी गेट दैट n a इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a हमारे पास आ गया 18। कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। अब 18 आ चुका है तो हम इस चीज को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन में पता कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इस सारे की जगह पे क्या पुट हो गया 18 पुट हो गया, क्या पुट हो गया 18 पुट हो गया, माइनस यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा था। अब ये क्या है, ये है हमारे पास तीनों में इंटरसेक्शन। अब तीनों में इंटरसेक्शन कितनी थी, तीनों में इंटरसेक्शन थी 3 की, तो यहाँ पे 18 माइनस 9, 18 माइनस 9, तो आंसर क्या आ गया 9 आ गया। इसका मतलब 9 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले हैं। डजंट मैटर कि वो किस स्पोर्ट्स में मिले, हो सकता है फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिले हो सकता है वो 2 मेडल्स हमारे पास बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला हो, बट पूरे कॉलेज में 9 लोग ऐसे हैं जिनको 2 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, 3 मेडल्स 3 लोगों को मिले और बाकी जो लोग रह गए उनको सिंगल मेडल मिले। तो बात समझ में आई आपको, कंसेप्ट्स आपने ऐसे कवर करने हैं या आपको ऐसे कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दिमाग में घुस रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को प्लीज आप अच्छे से देखिएगा। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा इजी करते हैं। चलो देखते हैं आपने क्या इसमें पढ़ा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं पूछ रहा हूं, इफ n of a is equals to 10 and n of b is equals to 6 and n of c is equals to 5 and यहाँ पे हमें कहा गया है कि that a, b and c are disjoint sets. These are disjoint sets. Then you have to find n of a union b union c is equals to, and we have the options are, first option is 21, second option is 11, third option is 1 and fourth option is 9. तो अगर आपको याद हो डिसजॉइंट का मतलब था कि इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस इंटरसेक्शन इज 5 या फिर हम 0 ही आप कह सकते हैं। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या था अभी हम लिख रहे थे, तो ये फॉर्मूला तो आपको अब टिप्स में याद हो गया होगा, a प्लस b प्लस c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस c इंटरसेक्शन a प्लस तीनों की इंटरसेक्शन। राइट, अब हमें पता चलता है कि यहां पे इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं है, तो ये सारे इंटरसेक्शन वाली चीजें क्या होगी 0। तो बचा क्या सिर्फ ये तीनों की तो वैल्यू हमें पता है, तो सिंपली पुट कर दो, दैट इज 10 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 21। तो 21 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा इजी कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पे सिंपली पुट किया। अब आप इन कंसेप्ट्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे, उस क्वेश्चन के साथ एक बार हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेस ऑन यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली आप इस कंसेप्ट को देखें, बिकॉज सेट चैप्टर आपको देखने में इजी लगता है बट इट इज नॉट दैट मच इजी। राइट, तो इसको अच्छे से देखना है क्योंकि चैप्टर है जो आपके मार्क्स बना भी सकता है और मार्क्स आपके गिरा भी सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट इज दैट वी हैव गिवन दैट 20 teachers of either teach of our school either teach mathematics or physics। हमें कहा गया है कि एक स्कूल में 20 टीचर ऐसे हैं जो कि मैथ भी पढ़ा देते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, मैथ भी पढ़ा देते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि 12 उसमें से ऐसे हैं, 12 लोग उसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं।
12 लोग उसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आपको पता करना है कि टोटल मतलब टीचर्स कितनी है। इस अच्छा इसमें फिजिक्स का भी बताया गया, ठीक है। फिजिक्स का आपको बताया है कि फिजिक्स के आपके पास कितने हैं, फिजिक्स के पास आपके पास 18, फिजिक्स के टीचर्स हैं 18, मैथ के टीचर्स हैं 12, जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं वो हैं 12, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि बस मैथ पढ़ाते हैं। फिजिक्स के आपके पास 18 और 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। इसका मतलब 20 टीचर आपके पास क्या आ गए, कॉमन आ गए। आपको पूछा है कि उस स्कूल में टोटल टीचर्स कितने हैं, तो टोटल टीचर्स का मतलब है आपको पूछा गया है यूनियन। टोटल का मतलब क्या है, आपको पूछा है यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए आपने दो चीजों का ये सिंपली फॉर्मूला लगाना है, तो दो चीजों के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें पता है कि आपको मैथ कितने स्टूडेंट्स हैं, मैथ कितने टीचर्स हैं 12, फिजिक्स के कितने टीचर्स हैं 18 माइनस, अब दोनों के इंटरसेक्शन यानी कि दोनों के कॉमन टीचर्स कितने हैं 20। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितना आ रहा है 30 माइनस 10, तो कितना आ गया आंसर 10। तो आपने इस तरह से सिंपली आपने करना है। अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी कंसेप्ट कुछ भी आपका नहीं रुक सकता, आप इजीली कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे प्लीज आप वैल्यूज पे मत जाना, दिस वो द हाइपोथेटिकल वैल्यूज। तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही सोच लिया, तो ऐसे नहीं है कि आप प्लीज सोचने लग जाओ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। 20 टीचर्स तो थे जो कॉमन पढ़ा रहे थे, टोटल टीचर्स 10 कैसे आ गए। सो दीज वैल्यूज आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन बनाया जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रैक्टिकल पे नहीं जाना होता कि ऐसे कैसे है, ऐसे टीचर्स कम कैसे आ रहे हैं एंड ऑल। तो प्लीज आप इस कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, सो नाउ आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो हमने आज कवर किए। एंड विद दैट सेड आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट विच विल कम सून। ओके, थैंक